नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार कोवैक्स कार्यक्रम के लिए वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड रोधी टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की गई। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। सरकार का उद्देश्य ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिभा और नवाचार का निरूपक बनाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के खेल मंत्रियों के साथ खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। रूस के पर्म विश्वविद्यालय में गोलीबारी में 8 लोग मारे गए और दुबई में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैक्सीन मैत्री अगले महीने शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की अपनी अवधारणा के अनुरूप कोवैक्स के लिए अपनी प्रतिबद्धता निभाने के वास्ते वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत इनका निर्यात फिर शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की अतिरिक्त आपूर्ति का उपयोग कोविड महामारी से मिलकर निपटने की विश्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किया जाएगा। हमारी जरूरियात को पूरी करके अधिक प्रोडक्शन करेंगे। ये प्रोडक्शन के तहत हम वैक्सीन मैत्री को भी आगे बढ़ाएंगे। 4th क्वार्टर में वैक्सीन मैत्री के तहत हम दुनिया को भी मदद करेंगे और कोवैक्स में भी हमारी जिम्मेवारी निभाएंगे। कोवैक्स कार्यक्रम महामारी से निपटने की तैयारी के लिए नवाचार गठबंधन गावी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सह नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कोविड रोधी टीकों के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से भारत में कोविड टीकों का अनुसंधान और उत्पादन निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत का टीकाकरण कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने के बाद भारत ने 4 से अधिक बार प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में 30 करोड़ से अधिक और अगली तिमाही में 100 करोड़ से अधिक टीकों का उत्पादन किया जाएगा। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सितंबर महीने में भारत सरकार को भारतीय कंपनियों ने बनाई हुई 26 करोड़ डोज मिलेगी। अक्टूबर में हमें 30 करोड़ से अधिक डोज मिलने की संभावना है। इस बीच बांग्लादेश को भारत से कोविड रोधी टीकों का निर्यात अगले महीने से शुरू हो जाएगा। देश में कुल 81 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे कोविड रोकथाम में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 81 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल संक्रमण के 30,000 से अधिक नए मरीज सामने आए, जबकि लगभग 39,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान कुल 295 रोगियों की मृत्यु हुई है। अभी तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर अब 97.68% है। वर्तमान समय में संक्रमण के कुल 3,32,000 से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं। कल 11 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। देश में अब तक 55 करोड़ 23 लाख जांच की जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि देश में बहुत कम समय में बड़ी संख्या में कोविड टीकाकरण किया गया।
नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक टीकाकरण केंद्र का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण अभियान में सभी का योगदान है और ये विश्व का सबसे तेज और बड़ा अभियान साबित हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से राज्य को 50 लाख कोविड रोधी टीकों की अतिरिक्त खुराक देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ये मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 4 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। देश के कई राज्यों में कोविड दिशा निर्देशों के साथ आज से विद्यालय खुल गए हैं। मध्य प्रदेश में 1ली से 5वीं तथा झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के सभी सरकारी, प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। असम में 10वीं की कक्षाएं फिर से शुरू हो गई। लगभग 4.5 महीने बाद विद्यार्थी स्कूल आए। इस महीने की 6 तारीख से 12वीं और डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की कक्षाएं 4 महीने के अंतराल के बाद शुरू की गई थीं। राजस्थान में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 5 महीने बाद 50% क्षमता के साथ फिर से खुल गए हैं। स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बच्चों को घर से खाना और पानी लाने की सलाह दी गई है। प्रदेश में आज से कोविड संबंधी नए दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। 27 सितंबर से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। छात्रों और स्कूल स्टाफ को लाने और ले जाने के लिए बस, ऑटो तथा कैब भी शुरू हो गए हैं। छात्रों को स्कूल आने के लिए अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। आज से शादी समारोह तथा अन्य आयोजनों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा राज्य में योग केंद्र, जिम, पशु हाट, मेले और स्विमिंग पूल भी शुरू हो गए हैं। पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें नर्स प्रशासक के रूप में सैन्य नर्सिंग सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार एक वर्चुअल समारोह में प्रदान किया गया। जानी मानी ऑपरेशन थिएटर नर्स ब्रिगेडियर सरस्वती ने 3000 से अधिक लोगों का जीवन बचाने और आपात शल्य चिकित्सा में सहायता की। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई रेजिडेंट, ऑपरेशन रूम नर्सिंग प्रशिक्षुओं और सहायक स्टाफ को प्रशिक्षण दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स आपस में समन्वय के साथ काम करें ताकि सरकार जनता को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा दे सके। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में देशभर के 6 एम्स अस्पतालों के साथ समीक्षा बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अस्पतालों की विभिन्न शाखाओं में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी चर्चा हुई। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि केंद्र ने औषधीय पौधों की वाणिज्यिक खेती करने पर जोर दिया है। श्री सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में किसानों से औषधीय पौधों की खेती से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आयुष संबंधी उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और विश्व भर में इसका 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। मंत्री ने कहा कि अकेले असम में ही 1700 औषधीय पौधे हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय पौधों की गुणवत्ता और उपलब्धता का पता लगाने का आग्रह किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय पर बहुत जोर दिया है। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर होकर 46वें स्थान पर आ गया है। इस सूचकांक में पिछले कई वर्ष से भारत की स्थिति में सुधार हो रहा है। 2015 में वो 81वें स्थान पर था। महामारी के कारण पैदा हुए संकट के दौरान नवाचार सर्वोपरि था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा में देश को आत्मनिर्भर और परिवर्तनशील बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। स्टार्टअप व्यवस्था और निजी तथा सार्वजनिक अनुसंधान संगठनों के प्रभावशाली कार्यों के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। परमाणु ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग जैसे वैज्ञानिक विभागों ने भी देश में नवाचारों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। आयोग द्वारा पिछले वर्ष जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक को देश भर में नवाचार के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने निर्यातकों की सहायता करने और उनके मुद्दे सुलझाने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन बनाई है। नोएडा के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाणिज्य सप्ताह की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिभा और नवाचार का निरूपक बनाना है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा निर्यात में वृद्धि कर और कानून व्यवस्था में सुधार कर राज्य में कारोबार को काफी सुगम और सुरक्षित बनाया गया है। श्री गोयल ने कहा कि वाणिज्य सप्ताह जन आंदोलन और जन भागीदारी की भावना को दर्शाएगा। We are fast progressing towards an Atmanirbhar Bharat. We are fast progressing towards global leadership in several areas of engagement. And this week is being seen in the context of where we see India and our foreign trade, both international exports of goods and services, import of products wherever necessary, and what our vision is for the future. बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि डबल स्टेक्ड ड्वार्फ कंटेनरों के जरिए निर्यात आयात कार्गो को सुचारू बनाने की दिशा में ये सेवा काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे आयातकों और निर्यातकों को काफी फायदा होगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि ड्वार्फ कंटेनर बंदरगाहों के अनुकूल हैं और इन्हें कम खर्च पर देश में बनाया जा सकता है। इससे मेक इन इंडिया के लिए भी अवसर पैदा होंगे और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। आईएसओ कंटेनरों की तुलना में डबल स्टेक्ड ड्वार्फ कंटेनर में 67% अधिक माल का लदान किया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने डबल स्टेक्ड आईएसओ कंटेनर रेलगाड़ियों की तुलना में हॉलेज लागत पर 17% छूट देने की पेशकश की है। इससे जहाजों से माल भेजने वालों को कुल मिलाकर 33% छूट मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार कोवैक्स कार्यक्रम के लिए वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड रोधी टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की गई। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। सरकार का उद्देश्य ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिभा और नवाचार का निरूपक बनाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के खेल मंत्रियों के साथ खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। रूस के पर्म विश्वविद्यालय में गोलीबारी में 8 लोग मारे गए और दुबई में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में खेलों को और बढ़ावा देने पर चर्चा के लिए देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। टोक्यो में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की बड़ी सफलता के बाद श्री ठाकुर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ खेलों के बारे में आगे के तौर तरीकों और भारत को एक शीर्ष खेल राष्ट्र बनाने में राज्यों के योगदान पर चर्चा की। सरकार के कार्यक्रम खेलो इंडिया और फिट इंडिया के बारे में प्रमुखता से बातचीत की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एथलीटों के लिए नकद पुरस्कारों का एक पूल बनाने का भी अनुरोध किया गया, जिसके लिए कोष में केंद्र और राज्य दोनों योगदान करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि बैठक में भविष्य के ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एथलीटों को तैयार करने के बारे में विचार किया गया। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रियों ने एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करने पर सहमति व्यक्त की। भविष्य के लिए ओलंपिक्स में और इसके अलावा जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हैं उसमें भारत का प्रदर्शन किस तरह से पहले से बेहतर हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, कैसे ज्यादा कोचेस को जोड़ा जाए,
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, इवेंट्स और कंपटीशन ज्यादा किए जाएं और साल में 2 बार सभी राज्य के खेल मंत्री उनके साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर समर्स और एक विंटर्स में कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि रोड मैप को भी तैयार किया जाए और समय समय पर उसका आंकलन किया जाए। प्रायोरिटी गेम्स हर राज्य को चुनने के लिए कहा ताकि उन खेलों में भविष्य में ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत सकें और जहां पर खेलों के लिए पैसा दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कहीं पर कमियां हैं उनको अतिशीघ्र पूरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देश में 2019 में किसानों की आय में 59% वृद्धि हुई है। ये जानकारी ग्रामीण भारत के कृषि परिवार, भूमि तथा मवेशियों की स्थिति संबंधी आकलन सर्वेक्षण में दी गई है। ये सर्वेक्षण 2019 में जनवरी से दिसंबर तक आयोजित किया गया था। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कृषि परिवार की आय की स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करना था। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 1,58,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बड़े हनुमान मंदिर के महंत नरेंद्र गिरी आज प्रयागराज में मृत पाए गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और मौत के कारणों की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए संत समुदाय को एकजुट रखने में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि महंत गिरी का निधन आध्यात्मिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के 16वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें चंडीगढ़ में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी होंगे। श्री चन्नी को अमरिंदर सिंह के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। श्री अमरिंदर सिंह ने पार्टी द्वारा कथित रूप से अपमानित होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसे अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न धार्मिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस अवसर पर मानवाधिकार परिषद महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के संस्थापक भिक्खू संघसेना को 7वां अब्दुल कलाम पुरस्कार भी प्रदान करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम उन 3 बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत की आजादी के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आज हम याद कर रहे हैं 1942 में आज ही के दिन मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली 60 वर्षीय असम की शहीद भोगेश्वरी फुकनानी को। 1885 में असम के नौगांव जिले के बरहापुर में जन्मी भोगेश्वरी भले ही साधारण महिला थी, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। भोगेश्वरी ने अपने 6 बेटों और 2 बेटियों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बरहमपुर कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार के कब्जे के बाद क्रांतिकारियों ने हमला किया और सितंबर 1942 में वहां कब्जा कर लिया। हालांकि अधिकारियों ने बदला लेने और क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कैप्टन फिनिश के नेतृत्व में सैन्य बल भेजे।
भोगेश्वरी ने रतनमाला के साथ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और कैप्टन फिनिश का सामना किया। जब कैप्टन ने रतनमाला के हाथ से झंडा छीन लिया तो भोगेश्वरी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से भड़क उठी। उन्होंने कैप्टन फिनिश के हाथ से झंडा छीन लिया और उनके सिर पर झंडे के डंडे से वार किया। भोगेश्वरी की इस हरकत से क्रोधित होकर कैप्टन फिनिश ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और भोगेश्वरी को गोली मार दी। वो घायल होकर जमीन पर गिर गईं और 20 सितंबर 1942 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भोगेश्वरी का बलिदान मातृभूमि के प्रति उनके अटूट प्रेम का जीवंत प्रमाण है। भोगेश्वरी का बलिदान इस बात का भी उदाहरण है कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की कोई उम्र नहीं होती। भोगेश्वरी फुकाननी को हमारा नमन। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों में से सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता सेनानी असम की कनकलता बरुआ को भी याद कर रहे हैं। 1942 में वो मात्र 17 साल की उम्र में शहीद हो गईं। कनकलता को वीर बाला के नाम से भी जाना जाता था। वो क्रांतिकारियों के विशेष दस्ते मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं। उन्होंने पुलिस के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने गृहनगर बोरंगबाड़ी में थाने के पास राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निहत्थे ग्रामीणों के दल का नेतृत्व किया। कनकलता जब झंडा फहरा रही थीं, तभी उन पर गोली चला दी गई, लेकिन गोली लगने के बाद भी उन्होंने झंडा ऊंचा रखा। उनके दिल में अपने महान राष्ट्र के लिए असीम प्यार और समर्पण था। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पोत ICGS कनकलता का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। 2011 में गौरीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जब भी आजादी की बात होगी, कनकलता जैसी साहसी वीरांगनाएं लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। आज हम आयरिश समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट को भी याद कर रहे हैं, जो 1933 में आज ही के दिन हमें छोड़कर चली गई थी। एनी बेसेंट ने लोकमान्य तिलक के साथ 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की। व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन के महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ शायद भारत का ये पहला राजनीतिक आंदोलन था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 में अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला थीं। 1902 की शुरुआत में बेसेंट ने लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य लोगों की समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने लाभ के लिए भारत पर शासन कर रहा है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जाति व्यवस्था और बाल विवाह का विरोध किया। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा के लिए भी काम किया। न्यू इंडिया अखबार के संपादक के रूप में बेसेंट ने लोगों से आजादी की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की अपील की। जीवन पर्यंत उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन की यात्रा के दौरान भारत की आजादी के लिए अभियान चलाया। भारत के लिए उनके समर्पण और उत्साह को नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्योछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रत्येक मंगलवार को शाम 4:45 बजे इसे प्रसारित किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में रात 9:15 बजे सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के कार्यक्रम की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इससे भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और प्रतिबद्धता का पता चलता है। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने संबंधी हमारी श्रृंखला में आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। भारत और अमेरिका ने अफगानिस्तान की स्थिति और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तथा क्षेत्रीय मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों देश सार्थक बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया। श्री राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन ने अफगानिस्तान में हाल ही में लोगों को बाहर निकालने में आपसी सहयोग की सराहना की। दोनों देशों ने साझेदारी को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। रूस में पर्म शहर के विश्वविद्यालय में एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 8 लोग मारे गए हैं। बंदूकधारी ने विश्वविद्यालय परिसर में जाकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। गोलीबारी के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों को खिड़कियों से छलांग लगाते हुए देखा गया। पुलिस ने घायल हत्यारे को पकड़ लिया है। वो एक विद्यार्थी है। आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलौर ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में बेंगलौर तीसरे जबकि कोलकाता 7वें नंबर पर है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स पहले और दिल्ली कैपिटल्स दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के नारायण बागड़ में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। खबरों के अनुसार गाद गिरने से सीमा सड़क संगठन के श्रमिकों की कुछ झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं और इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भीषण बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है और वहीं मुंबई में तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है और पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों इम्फाल, शिलांग, आइजोल और कोहिमा में सामान्य बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशभर में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम शुरू किए हैं। आयोग छात्राओं को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से व्यक्तित्व क्षमता निर्माण, पेशेवर कौशल, डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल के बारे में सत्र आयोजित कर रहा है। आयोग ने आज पहला कार्यक्रम हरियाणा के केंद्रीय विद्यालय के सहयोग से आयोजित किया। आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को रोजगार के हर स्तर पर सहायता मिलेगी। इनमें उन्हें रिज्यूमे तैयार करने, साक्षात्कार में भाग लेने और सब प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार कोवैक्स कार्यक्रम के लिए वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड रोधी टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की गई। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। सरकार का उद्देश्य ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिभा और नवाचार का निरूपक बनाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। रूस के पर्म विश्वविद्यालय में गोलीबारी में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। और दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलौर ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।